नमस्कार, मैं रविराज। आप देख रहे हैं स्वराज खबर। आपका स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम साहित्यिक सरोकार में। आज हमारे साथ पटना के, बिहार के भूमि से उपजे एक बहुत ही सुधी सज्जन कवि अंकेश जी से आपको मिलवाते हैं। आदरणीय, आप अपने बारे में कुछ बताएं। कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? मेरा नाम अंकेश, जैसा कि आपने बताया ही, पटना बिहार का मैं रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, राम मोहन राय सेमिनरी से, और बीएम कॉलेज साइंस कॉलेज से हमने पढ़ाई की है। और चूँकि घर में एक वातावरण था, हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर रामयाद बहादुरपुरी जी और हमारे बड़े भाई स्वर्गीय अशोक कुमार अंचल जी दोनों साहित्य क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर रहे थे। घर में साहित्यिक वातावरण था और जब घर से बाहर निकला तो विद्यालय में हमारे हिंदी के शिक्षक डॉक्टर बालकृष्ण प्रसाद सिंह, उनका भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिसकी वजह से मैं साहित्य की ओर जुड़ा और इसमें अपनी दिलचस्पी बढ़ाई। साहित्यिक लोगों से बात करने का यह एक सुख है कि आप समृद्ध होते जाते हैं। सर, तो आप कुछ अपनी रचनाओं के बारे में बताइए। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने शुरुआत कैसे किया? रचनाओं के लिए प्रेरणा की जहाँ तक बात है तो एक सामाजिक सरोकार, एक संवेदना और आसपास की चीज़ें जो घटित होती हैं उससे अगर आपका जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है संवेदना के धरातल पर, भावनात्मक धरातल पर, तो रचनाएं अपने आप अंतस से वो प्रस्फुटित होती रहती हैं जी। और रचनाओं का इस प्रकार से उद्भव हो जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि जो भाव हम भरते हैं वैसा ही निखरता है, वैसा ही हम लिखते हैं। जी। तो अभी तो एक बड़ा विषम स्थिति है, कोरोना काल है। जी बिल्कुल। तो इसमें भी ज़रूर कुछ घड़े में भाव भरे होंगे। तो उस संदर्भ में अगर आपने कुछ लिखा हो तो कुछ सुनाइए सर। जी, मैंने एक कविता लिखी थी। ऐसे तो जितने भी लॉकडाउन हुए हैं हर स्तर पर मेरी एक कविता लिखी गई है और परिस्थिति जन्य है, जैसी परिस्थितियां रही हैं जी, और जिस तरह से हम अपनी पंक्तियों से जुड़ाव कर पाया परिस्थितियों के साथ, कविताएं बनती गई हैं। तो एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। सिमट गई है नूर की चादर। वाह। आप देखिए, इसमें शब्द परिस्थिति के भाव उकेरती है। जी। सिमट गई है नूर की चादर, सिमट गई है नूर की चादर, जाने कैसी घड़ी है आई, सांसें उखड़ रही हैं जैसे, सांसें उखड़ रही हैं जैसे, ढूंढ रही अपनी परछाई, सिमट गई है नूर की चादर। बहुत सुंदर। अगला बंद है। जी, स्वागत। कोना कोना है अब सोना, कोना कोना है अब सोना, बूंद बूंद जीवन है सहमा, बूंद बूंद जीवन है सहमा, अपनों में है घुली ये दहशत, अपनों में है घुली ये दहशत, भारी विपदा है यह भाई, सिमट गई है नूर की चादर। ये सारे शब्द सारी स्थितियों के पट खोल रही हैं जी, और इसीलिए मैं इसको ज़्यादा विस्तारित न करते हुए अगला बंध पे मैं जाऊंगा। हाँ। ढके छुपे ना मिले किसी से, ढके छुपे ना मिले किसी से, सभी कहे यही बात सभी से, बहुत सुंदर। सभी कहे यही बात सभी से, अंदर चीख रही खामोशी,
अंदर चीख रही खामोशी, सांसों की यही डोर बताई, सिमट गई है नूर की चादर। जिस तरह से लॉकडाउन की स्थितियां बन गई थी उसके लिए यह बंद समर्पित था जी। और आगे चूंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च सभी कुछ बंद थे, उस पर एक बंद है ये। सूरज चांद सब एक हो गए, सूरज चांद सब एक हो गए, आस के दीपक कहाँ खो गए, आहा। आस के दीपक कहाँ खो गए, अब तो उन चौखट पे ताले, अब तो उन चौखट पे ताले, दिख रही है बस तन्हाई, सिमट गई है नूर की चादर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला बंद है, इजाजत हो तो पढ़ा। नहीं नहीं, स्वागत है, स्वागत है। पल पल समय रेत हुआ है, पल पल समय रेत हुआ है, पानी में तिनका डूबा है, आहा। पानी में तिनका डूबा है, आफत में है जान यहाँ पर, आफत में है जान यहाँ पर, कब होगी कोरोना की विदाई, पल पल समय रेत हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत टूट सुंदर। गए सांसों के सरगम, टूट गए सांसों के सरगम, बिखरे पुष्प गंध बीते बसंत, बिखरे पुष्प गंध बीते बसंत, दिग दिगंत में है भय अनंत, चहुं ओर चीख रही तरुणाई, सिमट गई है नूर की चादर। अगला बंद है। सांझ ओढ़ दिन ढल जाता है, सांझ ओढ़ दिन ढल जाता है, शाम सा चादर खल जाता है, रात में गिरती है जब बिजली, रात में गिरती है जब बिजली, धुंध में खो जाती शहनाई, बहुत सुंदर। सिमट गई है नूर की चादर। किसके, ये अगला और अंतिम बंद। किसके नाम करूं मैं क्या, किसकी गलती पर कहूँ मैं क्या, कैसा विकट प्रलय दृश्य यह, कैसा विकट प्रलय दृश्य यह, जाने कैसी मुश्किल घड़ी आई, सिमट गई है नूर की चादर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है आपकी। जोश मलिहाबादी का एक शेर है, जोश मलिहाबादी का एक शेर है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का वह बेहतरीन हिस्सा है। क्या बात है। अभी जिस परिदृश्य से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत ही उत्तम वर्णन किया है आपने। ये बहुत ही विकट स्थिति है लोगों के सामने। खैर, ये तो जब टलना है तब ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन एक और परेशानी जो देखने को मिलती है सर, हमारे भाषा हिंदी को लेकर, लोग पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक स्थान मिलना चाहिए था, जो एक सम्मान मिलना चाहिए था, उससे शायद वंचित रह जा रही है हमारी भाषा हिंदी। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और कोई अगर रचना हो जो हिंदी के महत्व को बताए तो आग्रह करता हूँ आपसे। जी, बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक आपने चिंता जो जताई वो बहुत समीचीन है
और वर्तमान परिदृश्य में देखने से ये लगता है जी कि कहीं ना कहीं हिंदी के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन हम निराशावादी नहीं हैं, क्योंकि जो बाजारीकरण जो हुआ, वैश्वीकरण जो हुआ है, वैश्वीकरण में हिंदी बहुत सबल होकर के आई है। अच्छा। बहुत सारे वैश्विक उत्पाद अगर बिकते हैं तो हिंदी के जिंगल्स पे बिकते हैं, हाँ, न कि अंग्रेजी के जिंगल्स पे वो बिकते हैं जी। और वो जिंगल्स गुनगुनाने के स्तर तक मानस पटल में एकदम से वो अटूट उनकी छाप पड़ गई है जी। और बच्चे भी अब समझने लगे हैं, हमारे जो नवांकुर हैं वो भी समझने लगे हैं कि हिंदी जो है जी। हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है और हिंदी हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है जी। और बिना संस्कृति के किसी का तो अस्तित्व, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। तो हाल ही में हमने हिंदी दिवस भी मनाया जी। तो मैं एक हिंदी गीत प्रस्तुत करता हूँ जैसा कि आपने आग्रह किया। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अगर हिंदी को परिभाषित करने वाली अगर कोई रचना हो आपकी, बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रस्तुत है हिंदी हमारी भाषा, गीत है। हिंदी हमारी भाषा हम सबकी अपनी भाषा, हिंदी हमारी भाषा हम सबकी अपनी भाषा, हिंदी हमारी भाषा जन जन के हृदय में बसी है, अनुपम दिव्य रूपों में ढली है, जन जन के हृदय में बसी है, अनुपम दिव्य रूपों में ढली है, जैसे लिखते पढ़ते हैं वैसे दोष न कोई जरा सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदी हमारी भाषा हम सबकी प्यारी भाषा, हिंदी हमारी भाषा। और जैसा कि आपने कहा कि हिंदी भाषा को लेकर के चिंता की बात है कि शायद इसमें वो शक्तियाँ नहीं है, ये इतनी सबल नहीं है संप्रेषण को लेकर के या फिर अपनी अभिव्यक्ति को लेकर के। जी। तो मैं इसी पर एक बंध की रचना की है हमने और देखिए कितना विस्तार है इसके शब्द समूह। अच्छा। शब्दकोश कितना समृद्ध है और इसमें चिन्हों का प्रयोग जो है वो अनुपम है। उस पे भी आपने कोई रचना रची है? इसी अगले बंध में। अच्छा। चिन्हों के प्रयोग से एक बलाघात जो उत्पन्न होता है और उसमें जो अपनी वाणी को जो आप संप्रेषित करते हैं वो बहुत ही असरदार होता है। तो आग्रह करता हूँ आपसे। इस बंद में देखिए, चिन्हों का व्यवहार है सुंदर, भावों के हैं पंख मनोहर, शब्दों के सागर हैं गहरे, राष्ट्र की हो यह भाषा, हिंदी हमारी भाषा हम सबकी अपनी भाषा, हिंदी हमारी भाषा। देखिए कितना सुंदर से इसमें चिन्हों का प्रयोग होता है और बलाघात के बाद जब वाक्य को संप्रेषित करते हैं लोग जी, तो इतना सुंदर, इतना अच्छा वो कथन होता है, वो इतने प्रभावशाली होते हैं वो वक्तव्य कि वो किसी और भाषा में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जितना हिंदी में। ये हिंदी की क्षमता है, हिंदी की अपनी सामर्थ्य है जी। और चूँकि आपने कहा कि ये हिंदी को लेकर के लोग किनारा कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अब तो वैश्वीकरण हो चुका है और वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक जितने उत्पाद हैं उन सबको जो बाजारीकरण, उनका जो बाजारीकरण हुआ है, तो बाज़ारों में देखिएगा कि हिंदी एक बलवती भाषा के रूप में उभरी है। जितने जिंगल से उत्पाद को लेकर के वो सब हिंदी में है और हिंदी जो है वो एक समृद्धि लाने वाली भाषा है जी। और दुनिया के जितने तमाम देश हैं, जैसे फिजी ले लीजिए, फिलीपींस ले लीजिए, मॉरिशस ले लीजिए, गुयाना ले लीजिए, इन सब जगह हिंदी बोली जाती है और वहाँ के लोग जब हिंदी बोलते हैं और हमारे यहाँ की हिंदी सुनते हैं तो एक आत्मीय लगाव का अनुभव करते हैं। तो उस पर हमारी ये रचना है, मतलब ये अगला बंद है जो इसको, हाँ जी। दुनिया के देशों को भाए, दूरी हर एक दिल की मिटाए, दुनिया के देशों को भाए,
दूरी हर एक दिल की मिटाए, प्यार से बोली समझी जाती अपनेपन की भाषा, हिंदी हमारी भाषा, हम सब की अपनी भाषा, हिंदी हमारी भाषा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे आपने कहा कि संस्कृति हमारी खतरे में है, हमारे साहित्य खतरे में है, जी। तो पठनीयता बिल्कुल कम गई, ऐसी बात भी नहीं है। लोग पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, छप भी रहे हैं, और लोगों तक, श्रोताओं तक, दर्शकों तक बातें पहुंच भी रही हैं। जी। तो संस्कृति को लेकर के हिंदी इतनी समृद्ध है, उस पर ये समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। अगला बंद है और ये अंतिम बंद है, आप इनसे जुड़ना चाहेंगे। संस्कृति की वाहक बनकर, संस्कृति की वाहक बनकर, चिंतन करे मौलिक हो निरंतर, चिंतन करे मौलिक हो निरंतर, लेकर आएगी समृद्धि है ये जन अभिलाषा, हिंदी हमारी भाषा, हम सब की मोहिनी भाषा, बहुत सुंदर, हिंदी हमारी भाषा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, तो सर, और तमाम दर्शक आप सबों का धन्यवाद जी। कविता जो है सर, जी, कविता जो है एक अस्त्र शस्त्र है, बिल्कुल। जिसका इस्तेमाल लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रसंगों में करते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर कविता को कभी उर्वशी के रूप में दिए, तो कभी कविता को एक हथियार के रूप में, एक जोश भर देने वाले रचनाओं में शब्दों को समाविष्ट करके रश्मि रथी दिया। तो आपका क्या नजरिया है कविता को लेकर, और वैसी कोई कविता जो आपको बेहद प्यारी हो, या आपकी कोई स्वरचित कविता हो जिससे आगे वाले जनरेशन या फिर जो अभी लिख रहे हैं, जो नवांकुर हैं, उनको कोई ऐसी कविता से ओतप्रोत करवाइए जिससे उनके अंदर वो साहस बढ़े, वो एक मार्गदर्शन मिले जिससे वो सही दिशा में लिख सके। जी रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कविता अस्त्र है, कविता शस्त्र है जी। मेरा ये मानना है कि कविता से बड़ी कोई शक्तिशाली कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कविता जो है, अगर आप इतिहास से जुड़ेंगे तो कविता इतिहास है, अगर वर्तमान से जुड़ेंगे तो वर्तमान ही कविता है, और भविष्य भी कविता। यानी कि जो कविता लिखते हैं वो इतिहास को दर्पण में उतारते हैं। जो कविता लिखते हैं वो इतिहास को दर्पण में उतारते हैं, और वर्तमान में वो संवारते हैं कविता के ज़रिए। जो वर्तमान परिस्थिति, जो परिदृश्य है, जन सरोकार में आप उनसे जुड़ते हैं, संवेदना के धरातल पर भावनात्मक लगाव से जुड़ते हैं, और आपके अंदर जो बातें उमड़ घुमड़ करती हैं वो शब्दों के सृजन से, शब्दों के समायोजन से, संयोजन से कविता का निर्माण होता है, और वो कहीं ना कहीं जाकर के किसी न किसी को प्रभावित करती हैं, और निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे आप देख लीजिए कि सवा सेर गेहूँ प्रेमचंद जी ने लिखा, तो समाज की जो व्यवस्था थी, जो सामंतवादी व्यवस्था, जो साहूकारी व्यवस्था थी, जिसमें गरीब जो है वो किस तरह से पिस जाते थे, बंधुआ मजदूरी करने लग जाते थे, उनका पूरा सामाजिक जीवन तार तार हो जाता था। सवा सेर गेहूँ पढ़ के कहीं ना कहीं समाज के लोगों को ये अंदर से झकझोरा, और आज वो सामंती व्यवस्थाएं हमने खत्म कर ली हैं, और आज हमारे पास एक अच्छी व्यवस्था है। तभी मैं कहता हूँ कि कविता जो है वर्तमान का निर्माण करती है और भविष्य का निर्देशन करती है, और कविता इतिहास को दर्पण में ला करके सचित्र वो दिखाती है कि देखो तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, उससे सीखो, और कहाँ कहाँ तुम्हें जो करना चाहिए उसको तुम आगे लेकर के जाओ। तो इसी को लेकर के मैंने कविता क्या है, कविता से नवांकुर क्यों जुड़े, साहित्य प्रेमी क्यों जुड़े, साहित्य से लगाव उनका क्यों हो, इस बात को लेकर के मैंने कविता को, कविता के ज़रिए अपनी बातों को रखने का एक प्रयास किया है कि कविता है क्या, और कविता क्यों लिखी जाए, और कविता क्यों लिखते हैं, और कविता क्या कर सकती है। तो इसके लिए
मैं अगर आपका जो आपकी आज्ञा हो तो मैं कविता पढ़ूं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद रवि जी कि कविता के बारे में हम कविता के माध्यम से जाने। बिल्कुल। तो ये जो है कविता मेरी, कविता के बारे में ये कविता कही गई है और इसका शीर्षक है कविता। कविता इतिहास लिखती है, कविता इतिहास लिखती है, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं। कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं, कविताएं वर्तमान को जीती हैं। इच्छाएं हैं कविता, सत्कर्म है कविता। इच्छाएं हैं कविता, सत्कर्म है कविता। कर्मवीरों की रगों में कविता रक्त का संचार करती हैं। कर्मवीरों की रगों में कविता रक्त का संचार करती हैं। जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, कविता बन के आ हृदय से निकलती है। कविता इतिहास लिखती है, कविताएं वर्तमान गढ़ती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं। बहुत सुंदर। कविता कभी जो देहवाणी पर, कविता कभी जो देहवाणी पर हुए आघात कई गहरे, लगाए जिनकी खुशियों पर हजार अनकहे पहरे। लगाए जिनकी खुशियों पर हजार अनकहे पहरे। ऐसे ही हर काल में कविता क्रांति के बीज बोती हैं। ऐसे ही हर काल में कविताएं क्रांति के बीज बोती हैं। कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं वर्तमान को जीती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं। बहुत सुंदर। आगे, कभी हर्ष है कविता, कभी हर्ष है कविता, कभी दर्द है कविता। कभी हर्ष है कविता, कभी दर्द है कविता। सुख के संसार में कविता उत्स का आनंद भरती हैं। सुख के संसार में कविता उत्स का आनंद भरती हैं। और दुखों में कविता व्यथित हृदय की पीड़ा को, और दुखों में कविता व्यथित हृदय की पीड़ा को टटोलती हैं। हुंकार है कविता, ललकार है कविता। सरहदों पर वीर सैनिकों में कविता, बहुत सुंदर। सरहदों पर वीर सैनिकों में कविता हौसलों के फौलाद भरती हैं। सरहदों पर सैनिकों में कविता हौसलों के फौलाद भरती हैं। देशद्रोहियों को मिटाने में कविता, देशद्रोहियों को मिटाने में कविता नापाक इरादों को हर वक्त कुचलती हैं। कविताएं इतिहास लिखती हैं, कविताएं भविष्य गढ़ती हैं, कविताएं वर्तमान को जीती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरह से कविताएं जो हैं हर काल, हर परिस्थिति और हर दृश्य में कविताएं उभरती हैं। हर एक मन में कविताएं उभरती हैं और उसे ज़रूर लिखना चाहिए और अपने संप्रेषण का माध्यम बनाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी आपके साथ एक संबंध स्थापित कर सके और आप दूसरों की प्रेरणा बने और उनको जीवन जीने का एक आनंददायक वातावरण मिले और उन्हें लगे कि समाज में मैं जी रहा हूँ तो कोई उद्देश्य है और वो अपने जीवन को अपने उद्देश्यों में ढाल सके और दुनिया को एक बेहतरीन पल दे सके। ऐसी होती है कविताएं, ऐसी होती है संस्कृति, ऐसे होते हैं साहित्य। इकबाल साजद का एक शेर है कि प्यासो रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासो रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो ज़मीं पर पाँव की पानी निकल पड़े। क्या बात है, मारो ज़मीं पे पाँव की पानी निकल पड़े। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा सर आपसे कविता के बारे में कविता सुनकर जी। मुझे उम्मीद है और निश्चित तौर पे ऐसा हुआ भी होगा कि हमारे दर्शक जो हैं आपकी कविताओं को सुनकर अपने अंदर एक भाव भर रहे होंगे, जिसके बाद वो कहते हैं कि पढ़ना भरना है और लिखना छलकना। तो खैर पढ़कर नहीं सुनकर ही लोग भरे होंगे और निश्चित तौर पे छलकेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए चेहरे के साथ। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।